जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बहुत अच्छे भाई। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक है। और इस टॉपिक के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि इस टॉपिक का वेटेज कितना है आपके पेपर में, अगर हम खासकर बात करें तो। ठीक है। और इस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है वो जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्री की, जिसमें अगर हम सीजल की बात करें तो सीजल में हमारा एक सवाल होता है, सीएचएसएल में एक सवाल होता है, लेकिन वहीं सीपीओ के प्री में 2 सवाल होते हैं। ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें, यहाँ पर सीजल के मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे जो हर शिफ्ट में सवाल होता है वो होता है 5। ठीक है। अगर आप 2018 मेंस की बात करेंगे तो 2018 मेंस में 16 सवाल आए थे, जिसमें एक शिफ्ट में 5 था, दूसरे शिफ्ट में 5 था और तीसरे शिफ्ट में 6 सवाल था। और अगर हम 2019 के मेंस की बात करें तो 2019 के मेंस में टोटल 15 सवाल थे, तीनों के तीनों शिफ्ट में 5-5 सवाल थे। यानी आप कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से कुल मिलाकर आपके पेपर में 12 नंबर का सवाल आता है। प्री तो चला गया, छोड़िए, प्री की बात नहीं करते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस में टोटल 5 सवाल होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जितने आपका परसेंटेज का वेटेज है उतना ही आपका सिंप्लीफिकेशन का वेटेज है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखो, सिंप्लीफिकेशन अपने आप में यूं समझ लो कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका एक मिसलेनियस पोर्शन होता है। ठीक है। जैसे परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का मिसलेनियस होगा। ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस का मिसलेनियस होगा। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन सारे के सारे चैप्टर का मिसलेनियस है। सिंप्लीफिकेशन में जो आता है, हमारा मेन क्वेश्चन आता है बॉडमास के रूल से, जो हम पढ़ेंगे। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है अलजेब्रा को। ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज की बात हम करते हैं। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर क्वेश्चन अब बात करेंगे यहाँ पर एसएससी में। तो एसएससी में इसके ऊपर और इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके बैंकिंग में, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। पता चले कि सब कुछ पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा कुछ आ ही नहीं रहा है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में कुछ बातें और भी होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एक अप्रोक्सीमेशन की। ठीक है। कि अप्रोक्सीमेशन में बड़े बड़े संख्याओं का डिवीजन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शन में, जिसमें हम फ्रैक्शंस के कंपैरिजन को देखते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है। तो एसएससी में जो मेन सवाल आ रहे हैं, अगर हम बात करें, मैंने पूरा का पूरा पेपर जहां तक एनालाइज किया, हर एक सवाल को एनालाइज किया मैंने, चाहे वो सीजीएल का है, सीपीओ का है, एमटीएस का है। तो एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बॉडमास और अलजेब्रा से आते हैं। और बैंकिंग में आपके सीक्वेंस सीरीज आएंगे, अप्रोक्सीमेशन आएगा और फ्रैक्शन आएगा। तो जो बच्चे अप्रोक्सीमेशन, फ्रैक्शन और सीक्वेंस सीरीज पे मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत ना करें, इससे सवाल आपके सीजीएल के मेंस में सवाल नहीं आते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पूरा का पूरा बॉडमास और अलजेब्रा पे करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग जो है अपनी शीट देखो जरा एक बार। आप लोगों के लिए मैंने जो शीट अपलोड की है, ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने जो है अभी तुरंत जो है शीट अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। जरा अपने शीट में देखिए एक बार अच्छे तरीके से। मैंने आप लोगों को शीट जो है अपलोड किया हुआ है, आप लोग अपने स्टडी मटेरियल में जाके एक बार शीट को देखिए। ठीक है। मैं शीट अभी दिखाता हूं आप लोगों को। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए शीट को देखना, ताकि आप समझ पाए कि हमें कितना पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है। ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखें। बहुत बच्चे बहुत रिलेवेंट पढ़ते रहते हैं पूरा टाइम पे, तो हमें उतना कुछ कवर अप नहीं करना, लेकिन जो कवर अप करना है वो बड़े कायदे से पूछा जाता है हमारे पेपर में। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, मैं आपसे कह रहा हूं। तो सभी चीजें तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन एक बार देख लो कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है। और आप लोग कहते हैं कि सर पेपर टफ है, पेपर टफ है। पेपर टफ सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक की वजह से होता है, और वो होता है आज के समय में कैलकुलेशन। अरिथमेटिक में बात करोगे तो कैलकुलेशन आपको सबसे ज्यादा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और
एवरेज से होता है। और अगर हम एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस में सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन है, ठीक है, एडवांस कह रहे हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन की ऐसी शीट मैंने पूरी की पूरी अपडेट करवा के आप लोगों को डाली है, बड़ी जबरदस्त शीट है, ठीक है। यहाँ आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। बात करते हैं यहाँ शीट की, तो देखो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर सवाल विथ टैग डलवाए हैं। क्यों डलवाए हैं पता है? ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके सर आपने इरेलीवेंट क्वेश्चन डाला है, ठीक है। कोई ये स्टूडेंट कह ही ना सके नहीं सर ये फालतू के सवाल है, आते ही नहीं है। तो आपको पूरा संतुष्टि दिलाने के लिए हमने बकायदा पूरा प्रीवियस ईयर, बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर, बहुत ज्यादा मेहनत की, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर को निकाला, सभी प्रीवियस ईयर को मैंने कंपाइल करवाया, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, 18, 19, 20 तीनों पेपर के, और उसके बाद जितने सवाल पूछे गए थे सारे के सारे डाले। पूरा पेपर को एनालाइज किया प्रॉपर तरीके से कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर वैरायटी है जो ज्यादा पूछा जा रहा है या जो बार बार पूछा जा रहा है, ताकि आपके पास जो चीजें आए वो फिल्टर आउट होकर आए और आप इरेलीवेंट चीजों ना पढ़े। पूरा प्रीवियस ईयर कंपाइल करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार जो सवाल है सीक्वेंस सीरीज से लेकर फ्रैक्शन कंपैरिजन अप्रोक्सीमेशन, इस पे तो कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे सर इतनी ज्यादा शीटें क्यों दी हैं? तो आपसे कोई अलग से खर्चा हम नहीं ले रहे हैं, पूरे 24 पन्ने की ये शीट है। और मैं आपको एक और बात बता दूं तो इस 24 पन्ने में पूरे के पूरे हैं 250 सवाल। इस 250 सवाल में मैं आपको कराऊंगा सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन। उस 40 और 45 क्वेश्चन से मैं आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इस 250 सवाल में सिर्फ 50 सवाल मैं कराऊंगा, 200 सवाल आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम पैटर्न पर हैं। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी किसी स्टूडेंट को खुद सॉल्व करना चाहिए। अरिथमेटिक या एडवांस की तरह नहीं है जिसमें हमें पूरा कंसेप्ट बताने की आवश्यकता होती है। इन 50 सवालों के माध्यम से पूरे के पूरे 30-40 कैटेगरी जितनी भी बनती है वो मैं आपका पूरा करा दूंगा। और आपको इतने ज्यादा मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि भाई 5 सवाल मेंस में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोग अपने मन में एक बात ठान लो, अगर आपने ये 250 सवाल की शीट को कम से कम 3 बार लगा दिया ना, मेरा दावा है कि 10 नंबर आप अपने आज ही पक्के कर ले रहे हो। इस बात का मैं आपको दवा देता हूं। अब बोलोगे सर 3 बार आप क्यों कह रहे हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहली बार लगाओगे तो आपको किसी भी सवाल में लगाने में 1 या 1.5 मिनट लगेगा, दूसरी बार में आप उसको 1 मिनट में लेके आ जाओगे, और तीसरी बार आप उसको 1 मिनट से कम में लेके आ जाओगे। आप लोगों में गलती क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो ठीक है हम बाद में करेंगे, हम बाद में देख लेंगे कैसे होगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। या पेपर में कर लेंगे, या चलो ठीक है बनाना ही तो है, बोर्ड मास के नियम पर ही तो है, कर लेंगे। यार एक होती है प्रैक्टिस, एक होता है कि स्क्वायर बैठ के निकालना, और एक होता है कि स्क्वायर जुबान पे याद होना, दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको मैंने 250 का कंपाइलेशन दिया है। एक एक सवाल आपको 3-3 बार लगाना, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। उसके जो 50 इंपॉर्टेंट या बढ़िया कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए वो मैं करवाऊंगा। और सिंप्लीफिकेशन के बहुत ऐसे पार्ट हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अलजेब्रा में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि भैया हमने क्या क्या अलजेब्रा में पढ़ा था। और सिंप्लीफिकेशन में कुछ फॉर्मूले का उपयोग होता है सबसे ज्यादा, उन फॉर्मूला को भी हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि अलजेब्रा में हम लोगों ने ऑलरेडी इन फॉर्मूले को कवर कर लिया है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, 2 सेकंड लगेगा, 2 मिनट लगेगा, हम इनसे गुजर जाएंगे, ठीक है। अंजलि कहती है सर ज्योमेट्री की तरह थ्योरी प्लस क्वेश्चन नहीं देंगे क्या? सिंप्लीफिकेशन में अंजलि कोई थ्योरी नहीं होता है। जो भी चीजें मैंने फॉर्मूला लेकर बाकी चीजें जो डाली हैं वो आपके मैंने पीपीटी में डाल दी हैं। ये क्लास नोट्स में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई थ्योरी का पोर्शन होता नहीं है, ये सभी चीजें हैं जो शीट में नहीं है लेकिन आपके क्लास नोट्स में है, और ये आपको यहाँ से फायदा मिल जाएगा। तो एक बार वापस से अपने सभी फॉर्मूले को हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, a माइनस बी का भी आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं रूट के कंसेप्ट को। रूट का कंसेप्ट क्या कहता है मेरे भाई? तो रूट का कंसेप्ट ये कहता है अगर पावर 4 है तो 2 होगा, पावर 6 है तो पावर 3 होगा, पावर 8 है तो 2 होगा। मतलब हमेशा रूट लगाने पे वैल्यू क्या हो जाती है, पावर
आधी हो जाती है। उसी तरीके से अगर मानिए a का पावर n है तो रूट हटने के बाद a का पावर n/2 हो जाएगा, a का पावर m है तो रूट हटने के बाद a का पावर m/2 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रा में भी मैंने बार बार कहा था आप लोगों को कि क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इस क्लास नोट्स में जितने भी फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन में उपयोग होते हैं वो सभी मैंने डाला है ताकि आप रिवाइज कर सको। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर मैंने कहा जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला मैं आपको अभी प्रूफ नहीं बताऊंगा, प्रूफ बताने का समय है नहीं यहाँ पे बैठ के कि मैं प्रूफ बताऊं कि ये कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये सभी फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो ये अलजेब्रा में मैंने कराया था और ये सभी सिंप्लीफिकेशन में आगे चल के इसका उपयोग होगा। उसी तरीके से अगर मानो यहाँ पर हम लिखते हैं √x अपॉन √y, तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं √x अपॉन y, या अगर इकट्ठा लिखा है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मानो √2 को √3 के साथ गुना किया तो हमारा √6 आएगा। जैसे मानो मैंने कहा ना √2 को मैंने √3 के साथ गुना किया तो हमारा कितना आएगा? √6 आएगा। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान है, इसमें मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करना है, ये 2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, जरा इन दोनों पॉइंट को देखो। ठीक है, हम बात करते हैं कि यदि किसी संख्या पे रूट जो है n टाइम्स तक लगा दें, जैसे मानो मैंने कहा √7, फिर इसके अंदर √7, फिर इसके अंदर √7, तो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी अगर मानो ये n टाइम्स तक रिपीट होता है? मतलब मानो ये जैसे 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ, 10 बार रिपीट हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमारा है जैसे जो भी संख्या आपने, जैसे मानो 3 बार रूट मैंने लिखा हुआ है, √7 को मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने कहा 7 का पावर 2 इंटू ये जितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, 2 इंटू 3 माइनस 1 बटे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे 7 का पावर, ठीक है, 7 का पावर, अब यहाँ पर लिखो 2 का पावर n-1, ठीक है, 2 का पावर, समझेंगे यहाँ पे 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। अब बोलोगे सर n के स्थान पे क्या रखें? तो n के स्थान पे जितनी बार ये संख्या रिपीट हुई है हमें उसको रखना है। हमें क्या करना है? हमें उसको रखना है। तो यहाँ पर n, यहाँ पर 3 आएगा, तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, तो ऊपर लिखोगे 7, और यहाँ 2 का क्यूब 8, यानी इसका आंसर होगा 7 का पावर 7/8। इसका आंसर कितना होगा? 7 का पावर 7/8। अगर इसी तरीके से ये संख्या 5 बार रिपीट होती तो यहाँ 2 का पावर 5 आता, 32 में से 1 जाता, 31/32 हमारा आंसर होता। ठीक है, इसी तरीके से ये संख्या 6 बार रिपीट होती तो 63/64 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर सोचो कि ये संख्या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ना रिपीट होके अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो जाए, जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको सेम तरीके से ये लिख दूं कि भैया √7 है, √7 ये गुना इनफाइनाइट टाइम्स है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो साफ तौर पर बोलोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। मतलब अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर तक रिपीट हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, उसी तरीके से आपको फिर 2 और इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर रूट के अंदर यहाँ पर, जैसे पीछे में क्या था, रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन था, अब यहाँ रूट के अंदर अगर एडिशन है या रूट के अंदर सब्सट्रैक्शन है तो कैसे करेंगे? जैसे मानिए यहाँ पर आपने सवाल देखा होगा कि यहाँ पर आपको सवाल जैसे मिला होगा √6 प्लस √6 प्लस √6। अब ऐसे केसेस में आपसे मानो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक गई है तो हमसे पूछा जाता है ये वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो भी संख्या होता है उसको हमें 2 पार्ट में बांटना होता है, ठीक है, या इसके हमें ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं जिनके आपस का अंतर कितना होता है? आपस का अंतर 1 होता है। जैसे आप 6 को तोड़ोगे तो बोलोगे सर 6 3 इंटू 2 में टूट जाएगा। ठीक है, 6 3 इंटू किस में टूट जाएगा? 2 में टूट जाएगा। अगर यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है तो ये बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, और अगर यहाँ बीच में वैल्यू माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होती है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूँ। पहला सवाल मैं आपको लिख रहा हूँ √6,
ठीक है, -√6 और ये वैल्यू चले जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर 6 को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, 6 को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, 3 और 2, इनके आपस का अंतर 1 है, इनके आपस का अंतर कितना है? 1 है। अगर बीच में माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या हमारी आंसर होती है, और अगर बीच में प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। इस तरीके से आप अपने कॉपी में ये बात नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉपी में ये बात नोट कर लेंगे। तो मेंस का एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था जरा वो भी समझो। क्वेश्चन में कहा था कि यदि, ठीक है, यदि m का मान जो है m का मान जो है वो है √12 जमा √12 जमा √12, और ये हमारा रूट चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। n का मान जो है वो है √12 माइनस √12 माइनस √12, और ये वैल्यू चली जा रही है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा ये कहा था कि m माइनस n प्लस 1 बराबर 0। क्या ये सही होगा? m माइनस n माइनस 1 माइनस बराबर 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था हमारा, ठीक है, m प्लस n प्लस 1 बराबर 0, और ऑप्शन नंबर हमारा डी था -m, ठीक है, माइनस n प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे 4 ऑप्शंस हमारे पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन पेपर में पूछे गए थे कि इसमें कौन सा जो कथन है वो सही है। यदि m इतने के बराबर है, n इतने के बराबर है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, आप समझो ऐसे। यहाँ पर जब आप m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर m की वैल्यू 12 को तोड़ो दो संख्याओं में, 3 × 4, 4 बड़ी संख्या है, तो प्लस वाले के लिए आंसर क्या होगा? तो 4 होगा। उसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से 12 है, तो 12 है तो यहाँ पर 4 क्या है? ठीक है, ये 4 × 3 में टूटेगा, माइनस दिया गया है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। अब जरा ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर पहला ऑप्शन में 4 में से 3 गया 1, और 1 + 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरे में जरा देखो, 4 में से 3, 4 में से 3 गया 1, और 1 - 1 0, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। m माइनस n माइनस 1 बराबर 0, तो ये हमारे पेपर का पूछा गया सवाल है। अब इसी सवाल को थोड़ा टफ भी बनाया जा सकता है आगे चल के। जैसे मानो यहाँ पर क्या दे दे, यहाँ पर आपको 132 दे दे, जैसे मानो यहाँ रूट अंदर 132 दे दे, यहाँ पर आपको रूट अंदर 15 या मतलब कुछ ऐसे 12 दे दे, इस तरीके से करके तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो ट्रिक होता है वो ट्रिक हमारा बस इतना होता है कि अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो इसको दो पार्ट में बांटेंगे। प्लस दिया गया तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस दिया गया तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर जैसे कि आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, a का पावर m को a के पावर n के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? a का पावर m प्लस n। उसी तरीके से a के पावर m का देखो, ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है, इस बात को समझेंगे। यहाँ पे दो चीजें कौन सा फर्क है ये तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बच्चा क्या समझता है, समझना मेरी बात को, एक होता है हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है, और बाहर होता है 2, और दूसरा होता है हमारा 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट लग के लगा होता है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 लिखो, ज्यादा सही रहेगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या दोनों चीजों में फर्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। ये तो बड़ा आसान होता है, गुना कर लेते हैं, लेकिन इस गुने के आधार पे बच्चा एक गलती कर लेता है, वो इसको दोनों को बराबर समझता है और दोनों को बैठ के रटता है। ऐसी गलती नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर मैंने कहा कि ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 में 2 × 3 का क्या लगेगा? गुना लगेगा। और यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब है 2 का पावर 2, और उस 2 का पावर हमारा 3 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर ये 2 का पावर 6 है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 2 का क्यूब यानी 2 का पावर 8 है। क्या 2 का पावर 6 और 2 का पावर 8 समान है? नहीं समान है। मतलब शुरू में जो ये संख्याएं दी जाती हैं वो समान नहीं होती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक ब्रैकेट के लगने की वजह से इसका मान 2 का पावर 6 हो गया, और ब्रैकेट के हटने की वजह से इसका मान 2 का पावर 8 हो गया। तो कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपने कहा कि 3 का पावर 5 है, ब्रैकेट लगा दिया 7, और यहाँ पर 3 का पावर 5 का पावर 7, ये दोनों बराबर हैं। नहीं मेरे भाई, बराबर नहीं है। ध्यान रहेगा इस बात को। तो जो बच्चा ये प्रॉपर्टी पढ़ता है साथ के साथ उसको इस बात का भी
ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर आप p के पावर m को p के पावर n के साथ डिवाइड करते हैं, ये पावर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस कर देता है। अगर आप पूरे का पावर n कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल का पावर n अपॉन इंडिविजुअल का पावर n हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा बचपन में भी आपने पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था, किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल में बदल देते हैं। किसी भी संख्या का पावर जैसे 1/2 है तो वो √2 हो जाएगा, 1/3 है तो 1√3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें हैं जो आपने ऑलमोस्ट पढ़ रखी हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की खास आवश्यकता है। जब मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा तो आप लोग इसको देख लेंगे। एक बार मैंने सारे फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिए हैं, सभी फॉर्मूला को देख लो। a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब। एक एक बात मैंने आप लोगों के लिए वापस से पूरी की पूरी क्लास नोट्स में मैंने अपडेट करवा दी है ताकि आपको फायदा हो। सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा ये 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान रखना, a³ + b³ और a³ - b³ के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आता है जो सबसे खतरनाक होता है, अलजेब्रा। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया था, और अलजेब्रा में कुल मिलाकर बातें जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि इसके टोटल कुल मिला के 4 फॉर्मूले होते हैं। अब आपको ये काम करना है कि अलजेब्रा जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको देखना है अपने क्लास नोट्स में जो आपने कॉपी में बनाया है कि वो कौन कौन से ये 4 फॉर्मूले थे, वो कौन कौन से ये 4 फॉर्मूले थे। a³ + b³ + c³ - 3abc, इसके टोटल हमारे 4 फॉर्मूले हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि वो 4 फॉर्मूले क्या हैं, आप लोग बहुत आसकती हो चुके हो, तो आपको देखना है बकायदा से अपनी शीट में। ठीक है, एक एक बात मैंने यहाँ समझा रखी है। अगर जिसका अलजेब्रा जितना बेहतर क्लियर है उसका सिंप्लीफिकेशन पे हाथ उतना तगड़ा बैठेगा और वो सवालों को कर पाएगा। ठीक, तो ये सभी बातें थी जो थोड़ा सा रिवीजन करवाना था। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, और जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉडमास के नियम पे, वो पढ़ेंगे बॉडमास के नियम पे। इस बात को ध्यान रखो। अब बहुत बच्चे क्या होता है कि बॉडमास को क्या होता है, देखो मेन हम आ चुके हैं बॉडमास पे। अब बॉडमास की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये बॉडमास एक स्टूडेंट ध्यान रखता है कि बॉडमास बॉडमास बॉडमास, लेकिन क्या होता है कि इस बॉडमास के पहले एक और वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं वी। उसको हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। और यहाँ पर हर शब्द के अपने अपने मायने हैं। जैसे अगर हम वी की बात करें तो वी का मतलब होता है विनक्यूलम। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ की बात करें तो ओ का मतलब होता है ऑफ, डी की बात करें डिवीजन, एम की बात करें मल्टीप्लिकेशन, ए की बात करें एडिशन, और एस की बात करें सब्सट्रैक्शन। अब बोलोगे सर ये बॉडमास इसी तरीके से क्यों लिखा गया है, इसका कोई और तरीका क्यों नहीं है लिखने का, हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं। तो देखो क्या होता है, जब सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें दी गई होती है ना, ठीक है, तो उनको हल करने का कुछ ना कुछ तो नियम होगा। जैसे मानो मैंने कहा 2 को हमें 3 के साथ गुना करना है, उसको 4 के साथ भाग करना है, जोड़ना है 1, घटाना है 2। अब मैंने कहा ये चीजें हैं, इसको सॉल्व करो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसको अब कैसे सॉल्व करें। कोई स्टूडेंट पहले गुना कर देगा, फिर बाद में भाग करेगा, फिर 1 जोड़ेगा, फिर 2 घटाएगा, तो उसका उत्तर कुछ और आएगा। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, पहले भाग करेगा, फिर गुना करेगा, फिर जोड़ेगा, कुछ घटाएगा। तो भाई ऐसे अगर मानो हम करते रह जाएं तो हमारे 2 अलग अलग आंसर आएंगे। एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन दे कौन सा नहीं दे। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक नियम तुम सीख लो, उस नियम के आधार पे तुम्हें हम जो भी सवाल देंगे उसको तुम्हें हल करना होगा। ठीक है, और वो नियम हमारा है बॉडमास, वो नियम हमारा है बॉडमास। ठीक है, वो नियम हमारा क्या है, बॉडमास है। अब बॉडमास में बात करें तो भैया वी क्या होता है, तो वी का मतलब होता है विनक्यूलम। अब बच्चा बोलेगा सर ये पहली बार वी सीख रहे हैं, तो अगर तुम्हें वी ऐसे भी नहीं ध्यान है ना, तो इस विनक्यूलम शब्द को आप बार शब्द से भी डिनोट कर सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है जैसे मानो यहीं पर अगर मैं बार लगा देता ना, ठीक है, यहीं पर मैं अगर बार लगा देता, ठीक है, तो यहीं पर मैं अगर बार लगा देता तो क्या होता कि हमारा एग्जामिनर ये कहता, देखो ये जो ऑर्डर लिखा गया है ना, इस ऑर्डर में कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही लाइन में सारी की सारी खिचड़ी पक रही है तो सबसे पहले तुम्हें बार वाले को सॉल्व करना है,
फिर ब्रैकेट वाले को करना है, फिर ऑफ वाले को करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से तुम्हें सभी सवालों को हल करना है। यानी अगर मानो ये सवाल दिया गया है ना, तो इस सवाल में सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता जो हम देंगे वो ये देंगे कि हमें इनको हल करना होगा सबसे पहले। उसको करने के बाद हम देखेंगे क्या कहीं ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा है तो छोड़ दो। ऑफ शब्द का इस्तेमाल है तो नहीं है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना करना। और डिवाइड का कहीं इस्तेमाल है तो हाँ है। यानी इसको हल करने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें एक शब्द जो है आपका ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट का भी बड़ा मजेदार गेम है। ब्रैकेट भी टोटल कुल मिला के 3 तरह के होते हैं। एक ये होता है छोटा ब्रैकेट, दूसरा होता है उसके बाद हमारा मझिलका ब्रैकेट, ठीक है, और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। यानी अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर जैसे मानो मैंने सवाल दिया है, मैंने सवाल आपको क्या दिया है कि 2 + 3 छोटे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, +2 जो है ये हमारा आ गया मिडिल ब्रैकेट के अंदर, और मानो इंटू 3 आ गया बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? आप इधर से अंदर की तरफ बढ़ोगे या आप अंदर से बाहर की तरफ आओगे? तो इसके लिए भी हमारा जो मैथमेटिशियन जिन्होंने भी इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ब्रैकेट में तुम कंफ्यूज ना होगे, इसलिए सबसे पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट को हल करो, यानी छोटे वाले को हल करो, फिर उसके बाद ये कर्व वाले को हल करो, और फिर तब सबसे लास्ट वाले को हल करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफिकेशन में प्रायिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो किसको देते हैं? तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम देते हैं विनक्यूलम यानी बार को। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में किस तरह के? तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये होता है बेसिक बोर्ड मास की आत्मा, बोर्ड मास की जान। अब इसके ऊपर आप अपने शीट में देखेंगे तो काफी बेहतरीन सवाल मैंने पूरे के पूरे डाले हैं, 250 क्वेश्चन। ठीक है, इस 250 क्वेश्चन का चढ़ावा जिसने 3 बार चढ़ा लिया ना, मैं कहता हूँ आशीर्वाद लग जाएगा उसको भगवान का कि उसके पांचों के पांचों सवाल मेंस में जाके सही होने ही होने हैं। इस बात का ध्यान रखो, तय है, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो सवाल को जरा देखिए। अब बोलोगे सर पहला सवाल ही इतना टफ है, तो क्या करोगे भाई? सिंप्लीफिकेशन के सवाल टफ ही बनते हैं। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई कुछ कर सकता है तो इसमें हमारा एग्जामिनर जो है वो सवालों को या तो आसान दे सकता है, नहीं तो टफ दे सकता है। जितने तरह के या जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, धीरे धीरे करके मैं सभी टाइप आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में बार बार कह रहा हूँ, असली प्रैक्टिस तब होगी जब आप अपनी कलम उठाएंगे। अब जैसे मानिए हमारे सामने इतना बड़ा सवाल दिया गया है, ठीक है, हमारे सामने इतना बड़ा सवाल दिया गया है, तो याद करिए जरा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे। यानी ब्रैकेट में जो दिया गया है सबसे पहले आप इसको हल करो, बाकी दुनिया गई भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर किसको हल करेंगे? तो याद करो, मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पर बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट के अंदर कहां पर? ऑफ शब्द का इस्तेमाल। ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ देखो यहां पर है तो इनको लपेटो आपस में। ठीक है, ऑफ यहां पर है तो इनको लपेटो आपस में। तो बोलोगे सर 4 ऑफ 4 है, मतलब ये 16 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट खत्म, ऑफ खत्म। फिर उसके बाद कहीं डिवाइड है तो बोलोगे हाँ सर डिवाइड तो है, यहां पर भी डिवाइड है और यहां पर भी डिवाइड है, तो करो डिवाइड। फिर क्या दिक्कत आ रही है? करो डिवाइड। यहाँ पे हर शब्द को लिखते चलो। तो बोलोगे सर यहाँ 4 है, ठीक है, प्लस में 4 है, इनटू में 4 है, ठीक है, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लेंगे। 4 ऑफ 4 हमारा 16 आ गया, -4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, ये मानो इतना आ गया। अब जरा देखो, जब भी डिवाइड की बात होती है तो अगर मानो मैं आपको लिखता हूं कि 2 को डिवाइड करना है मान लो 3 के साथ, तो आपको आज के बाद इतना ध्यान रखना होगा कि 2 इंटू 1/3। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 3 का उल्टा कर देंगे। जैसे मानो 2 को मुझे 1/5 के साथ डिवाइड करना था, तो डिवाइड जो है वो किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। और 1/5 का उल्टा कितना होता है? 5/1 में। जब भी डिवाइड करना होगा हम इसी तरीके से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदल दिया और 3 का उल्टा 1/3 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमने 4 को 4 रखा, 4 को 4 रखा। ऐसा नहीं है कि यहाँ गुना कर देना, मत करना। 4 इंटू 4, डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई। 16 किस में बदल जाएगा? 1/16 में। माइनस है तो माइनस, डिवाइड है तो बदल जाएगा मल्टीप्लाई। 4 बदल जाएगा 1/4 में और इंटू आपका आ जाएगा 4।
ठीक है। 4 इंटू 4 16 और 16 आपस में खत्म कर देंगे, ये 4 यहीं पे रहेगा, प्लस हमारा आ गया, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 इस 4 को खत्म कर देगा और हो जाएगा -4। अब यहाँ काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। लेकिन हमें भूल गए थे कि भाई सिर्फ ये पार्ट नहीं है, अभी तो एक और पार्ट बाकी है, ठीक है। अब ये पार्ट का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो अब इस पूरे पार्ट के साथ दूसरे वाले पार्ट का गुना लगाओ, यानी यहाँ पर। तो बोलोगे सर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ कितना है, तो ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है, और डिवाइड बाई। अब ये डिवाइड के बाद ये पूरा पार्ट था और इस पूरे पार्ट का मान कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपके सामने देखो ऑफ भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। सबसे पहले किसको हल करते हैं, तो ऑफ को करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड को करते हैं। तो आपने कहा सर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ऑफ का मतलब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, इंटू क्या लिख देंगे, 2, और डिवाइडेड बाई 1। फिर ऑफ का काम कर दिया। अब ऑफ का काम कर दिया तो क्या कर सकते हो, ऑफ का काम करने के बाद फिर यहाँ पर डिवाइड का काम करो। तो 2 इंटू 3, डिवाइड का उल्टा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड के बाद जो संख्या आती है उसका उल्टा करना होता है। तो 6 का उल्टा 1/6, इंटू आ गया 2, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई और 1 का उल्टा 1 होता है। 3 इंटू 2 6 से खत्म, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एक स्टूडेंट जो बेचारा तैयारी कर रहा है, एक बालक जो बेचारा अभी अभी नया नया तैयारी में आया है, वो बेचारा तो ऐसे ही करेगा, इसमें तो कोई उसकी गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको परीक्षा हॉल में ये सवाल कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसे आप करोगे ना तो एकदम इसको बोलते हैं बउआ मेथड, एकदम बउआ तरीके से करोगे। लेकिन अगर आप एकदम प्रो लेवल पे करते हो, आप एग्जाम में यही सवाल को एकदम प्रोफेशनल्स की तरह करते हो। प्रोफेशनल कौन होते हैं, जिन्होंने अपनी काफी पकड़ बना ली होती है परीक्षाओं में, जिनका तय होता है कि इनका तो 200 में 200 आना है, चाहे कोई कितना भी ताकत क्यों ना लगा ले, 200 प्लस तो उनका स्कोर मेंस में जाना है। वो कैसे करता है, वो समझो सवाल को, ठीक है। अगर मेरे सामने, मैं आपके सामने अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता। मेरे सामने ये सवाल स्क्रीन पे दिया हुआ था, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड मास के सवाल को पहले स्क्रीन से देखकर उसको उतारते हैं कॉपी में, ठीक है, और फिर उतारने के दौरान कुछ ना कुछ उनका डेटा छूट जाता है, और छूट जाता है तो उनका उत्तर गलत आता है, फिर वो परेशान होते हैं। भाई बहुत ऐसी चीजें हैं ना जो ऑन वहीं पर कर लिया करो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मुझे इसको भी हल करना है, मुझे इसको भी हल करना है, ठीक है, और दोनों को हल करना है, दोनों में सबसे पहले प्राथमिकता मुझे ऑफ को देनी है। तो मैंने कहा यहीं पर इनका काम तमाम कर लो, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 को आपको 1/6 के साथ गुना करना है, तो ये वाला 6 इस वाले 6 को पूरा का पूरा खत्म कर देगा। समझते चलो। मैंने दोबारा से क्या कहा, मेरे स्पीड के साथ अपने स्पीड को मैच करो। मैंने कहा देखो मेरे भाई 2 इंटू 3 कितना होता है, तो 6 होता है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 को यहाँ लेके आ जाऊं, ठीक है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, तो ये इसको पूरा का पूरा काट देगा, यानी मुझे पता चल गया इस पूरे का मान कितना है, तो 1 है। और 1 इंटू 2 कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर देखो 1 है, 1 इंटू 2, फिर उसके बाद क्या आ गया 1 इंटू 2, और फिर आ गया हमारा डिवाइड का साइन। अब जरा ब्रैकेट के अंदर का खेल समझो, ब्रैकेट के अंदर का खेल समझो जरा। 4 इंटू 4 कितना होता है, तो बोलोगे सर 4 और 4 16 होता है। डिवाइड है तो वो 16 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। इस 16 से ही 16 पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात। 4 को जब 4 के साथ भाग लगाओगे तो 1 आएगा, और वो 1 इंटू 4, वो 1 इंटू 4 कितना कर देगा भाई तुम्हारा, तो 1 इंटू 4 4, यहाँ +4 है और यहाँ -4 है, ये लोग आपस में खत्म हो जाएंगे। यहाँ से सिर्फ बचेगा 1, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1, आंसर हमारा आ जाएगा 2। बात खत्म। कुछ ही सेकंडों में ऑप्शन नंबर डी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं, और ये चीज कब आएगी, ये चीज आपके अपने माइंड की वजह से आएगी। आप बैठ के परीक्षा में प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और शीट में ऐसे लबालब सवाल भरे हुए हैं, आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस
करते जाना है। अब जैसे मानो दूसरा सवाल मैंने उठाया, दूसरा सवाल पूछा गया सीजल के प्री में, लेकिन इस सवाल में देखो तो कितना दम है, बढ़िया सवाल है, पूरा ब्रैकेट व्रैकेट लगा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको वहीं पर सॉल्व कर लेनी है। जैसे मानो मुझे पता है कि मुझे एक बार तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, मुझे दूसरा ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। जरा यहां पर देखो तो बोलोगे सर 6 इंटू 3 18, 18 5 23/6 आ रहा है। तो यहां पर कहा सर आपने 23/6 आ गया, ठीक है। डिवाइड, अब सबसे पहले देखो इसको गोली मारो, पहले यहां पर मल्टीप्लाई का काम करो, 3 इंटू 2 6, 7/3। देखो यहाँ पे कितना आएगा, तो 7/3 आएगा। ये 7 इस 7 को खा जाएगा, खत्म कर देगा, तो 2/3 आएगा, ठीक है। और 2/3 का मल्टीप्लाई लगाओगे तो वो कितना बना देगा, वो बना देगा आपका 3/2। 6 तिरके 18 5 23/6 कितना हो जाएगा, 23/6 हो जाएगा। 3 से काटो 2 बार में, 23/4 कितना आ गया मेरे भाई, 23/4। 8 इंटू 2 16, 16 और 7 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 23/8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड के बाद हमारा 23/4 है, 23/4 का उल्टा कर लो और गुना लगा दो, तो बोलोगे सर 4/23 आ गया। मैं शुरू से वहीं से हल करते चल रहा हूं। अब आ जाता है इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जब बात आती है तो देखो फिर किसका काम करना है, ऑफ का। 7 इंटू 2 14, 14 6 20/7, ठीक है। और इस 20/7 का गुना लगाना है किसके साथ, तो 5 चौके 20 और 1 21/5 के साथ। फिर यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड को पलटी मार दो, डिवाइड को पलटी मारोगे मल्टीप्लाई बदल जाएगा, 2/3 3/2 में हो जाएगा। मेरी बात समझे आप यहाँ पे। अब आपने देखा यहाँ पे 10 से 0 खत्म, 7 से खत्म 3 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 21 इंटू 9। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 21, ठीक है, इंटू 9। यहाँ पे कोई समस्या, 21 इंटू 9 नहीं आएगा, माफ करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 9 आएगा। कितना आएगा, 2 इंटू 9 आ जाएगा। और फिर बाहर में मल्टीप्लाई है 5/9, तो इसको 5/9 के साथ करो, सारा खेल खत्म। 23 से आपका 23 खत्म, 8 से आपका 8 खत्म, 9 से आपका 9 खत्म। आंसर बचेगा वो बचेगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी फॉर देवसेना। तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी ना, आप उतना तगड़ा खेलोगे, उतना जल्दी कैलकुलेशन करोगे। इसमें कोई भी टीचर आपको कुछ अलग चीज नहीं सिखा सकता है। क्या सिखाएगा बेचारा कोई टीचर, यही तो बताएगा ना ज्यादा से ज्यादा कि आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। लेकिन जो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बनेगी वो तो आपके अपने लेवल से बनेगी, वो आपके अपने अंडरस्टैंडिंग की वजह से बनेगी कि एक मुझे यहाँ हल करना है, एक मुझे वहां हल करना है, और उस तरीके से मुझे सभी सवालों को मिलाकर आंसर देना है। कुछ नए टाइप जो होंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आप अपनी शीट में क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड वैल्यू कहा गया है। ये पूछा गया है सीजल 9 जून 2019 में। सवाल है इतना खतरनाक कि दिमाग के होश उड़ा दे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे मानिए मेरे साथ चलिएगा, आराम से देखिएगा। मैंने कहा यहाँ पर ये कितना है, तो 1.0025 है, ठीक है। और मुझे 6.25 को 10 के पावर -6 के साथ गुना करना है। अब यहाँ पर समझते चलेंगे। जैसे मानो मैंने कहा यहाँ पे कि मानो मैंने 6.1 को 10 के साथ गुना किया, तो ये वैल्यू हमारी 61 हो गई। मैंने 6.1 को 10 के पावर -1 के साथ गुना किया, तो 10 के पावर -1 के साथ का मतलब क्या हो गया, मैंने 6.1 को मैंने 10 के साथ भाग कर दिया, ठीक है। अब बहुत बच्चे भाग करने के लिए क्या करते हैं, इसको उड़ाते हैं, फिर 100 लाते हैं, फिर वो लिखते हैं 61/100, फिर वो 61 को 100 के साथ भाग करके 0.61 लिखते हैं। आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए देखो आपने कितनी मशक्कत की है। इतना नहीं करना होता, इतना नहीं करना होता। मेरे कहने का मतलब है, आप ऐसे समझो, इसके पास दशमलव है तो इसके नीचे एक 0 होगा, इसके पास पावर -1 है तो एक और 0 होगा, यानी मुझे 61 को 100 के साथ भाग करना है तो वो ऑटोमेटिक 0.61 देगा। ये मैंने अपने माइंड में सोच लिया। जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊं तो मैंने कहा यहाँ पर इसको 625 मान लो, कितना मान लो, 625, ठीक है। इसका दशमलव हटेगा तो नीचे 2 0 जाएगा, और यहाँ पर नीचे 6 0 है, यानी कुल मिलाकर नीचे 8 0। मुझे 10 के पावर 8 के साथ भाग करना है, यानी दशमलव के बाद कुल मिलाकर 8 अंक होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना 0 दशमलव, तो दशमलव के बाद मेरे 8 अंक होने चाहिए। क्यों, 6 इसके वजह से आएंगे, 2 इसके वजह से। 8 में 3 अंक तो हमारे ये रहे, बाकी 5 क्या होंगे, तो बाकी 5 हमारे 0 होंगे, तो 1 2
3 4 5 और उसके बाद आ जाएगा 6 2 5। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.00250, ठीक है 0625। ये हमारी वैल्यू आ गई पूरी की पूरी। और इस वैल्यू को मुझे किसके साथ भाग करना है तो इसके साथ। इन दोनों को जोड़ो तो दशमलव के बाद 95 है तो यहाँ पर आपका दशमलव के बाद 95 आ जाएगा। तो पॉइंट देखो यहाँ पे 0.9525। अब आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई इसमें, आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई इसमें। इसी का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब बहुत बच्चे जो हैं यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें, डिवाइड करें तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर देखोगे सवालों में तो यहाँ पर आपका सभी का यहाँ पर 111 भी दे रखा है और सभी का यूनिट डिजिट भी सेम दे रखा है। अब सवाल को करोगे तो कैसे करोगे, कितनी बार बताया है डिजिटल सम लगाना होता है। अब जरा ऑप्शन के डिजिट सम देखो तो 5 2 7 और 1 कितना आ रहा है 8, 5 10 12, 12 और 1 13, 13 को जोड़ोगे तो 4, 5 और 1 आ गया 6, 5 10 11 को आपस में जोड़ोगे 2। इन सभी के डिजिट का सम कितना है अलग अलग है, किसी का 8 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 2 है। आपके ऑप्शंस के डिजिट सम अलग अलग हैं। आप अपने सवाल का डिजिट सम निकालो और सवाल का डिजिट सम निकालने के बाद मैच कर दो। तो बोलोगे बढ़िया बात बताए सर। तो 5, ठीक है, यहाँ पर देखते चलो डिजिट सम कैसे निकालेंगे। तो डिजिट सम का मतलब सभी को जोड़ना होता है। 1 2 3, 3 और 5 8, 8 6 14, 14 6, ठीक है। देखो 5 2 7 1 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, ठीक है। 16 5 नीचे का डिजिट सम देख लो, 5 5 10 2 12। अभी ये 3 से काट के और तब डिजिट सम देखो, नीचे डिनोमिनेटर का डिजिट सम देखो तो बोलोगे सर 5 5 10 2 12, 12 का मतलब आ गया 3। जब भी मेरे भाई नीचे 3 बने, 6 बने या 9 बने तो ऊपर और नीचे हमें 3 से भाग कर देना होता है। हमारे इस सवाल में नीचे कितना बन रहा है 3 बन रहा है। 9 को डिजिट सम में नहीं लेते हैं तो 5 2 10 और 2 12, 12 का मतलब 3, नीचे 3 बन रहा है तो ऊपर और नीचे 3 से काट दो बस, और कुछ मत करो, दशमलव कुछ मत देखो, बस ऊपर नीचे 3 से काट दो। ऊपर काटोगे तो बोलोगे सर 3 से काटने पे 3 3 के 9 आया, ठीक है। फिर 10 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 20 3 छक 18, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15। और नीचे भाग करेंगे तो 3 3 एकम 3, 22 आ गया, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे नीचे का डिजिट सम देखो तो 7 5 12 1 13, 13 और 3 16, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 7। मतलब अब हम डिजिटल सम लगा सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें डिजिटल सम लगाने से नहीं रोक सकती। मैंने यहाँ पर डेसिमल का भी कोई प्रभाव नहीं किया कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, क्योंकि डिजिट सम डेसिमल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऊपर वाले संख्याओं का जरा डिजिट सम निकालो। ऊपर वाले संख्याओं का डिजिट सम निकालोगे तो बोलोगे सर 3 और 6 9 बना देता है, 4 और 5 9 बना देता है, ठीक है। 8 और 1 9 बना देता है। ऊपर 7 जमा 3, 7 जमा 3 का मतलब कितना हो गया 1 आपका, ठीक है। नीचे आपका बना देगा 5 3 8 और 1 9 आपस में खत्म, नीचे आ जाएगा 7। और जब भी नीचे 7 आता है तो आपको पता है कितने से गुना करना होता है। जब भी नीचे 7 आता है तो ऊपर और नीचे 4 से गुना करना होता है, ताकि ऊपर हमारा कितना बन जाए 4 बन जाए और 7 चौके 28, नीचे 1 बन जाए। 4 आया तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्लियर हो गया मेरी बात को समझे। तो ऐसे सवाल जैसे हमने किससे कर लिया, इस तरह के सवालों को हमने डिजिटल सम से कर लिया, ठीक है। या तो आपके पास जो है बैठ के पूरा फुर्सत में इसको डिवाइड करो, ठीक है, और नहीं तो यहां आने के बाद डिजिटल सम का प्रयोग करो, सवाल सेकंडों में बन जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया। सीजीएल 10 जून 2019 का प्यारा सा बहुआ क्वेश्चन है। सवाल में हमसे कहा है, क्या कहा है देखो 4.5। अब जैसे मैंने कहा ना कि ये चीजें दी गई हैं तो एक बच्चा क्या करता है, तुरंत यहाँ पर बैठ के सारा पहले एक लाइन में सारा सवाल लिखता है। वो ये नहीं कर सकता कि यार यहाँ पर हम
वहीं से सवाल को सॉल्व करें। जैसे मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा इतना बड़ा इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन में जरा आप गौर फरमाओ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रायोरिटी ब्रैकेट को देते हैं, तो ब्रैकेट वाले को यहीं पे कर लो ना। आप जो है जीरो को जीरो के साथ खत्म कर दो, जीरो जीरो खत्म, 8 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा। अरे 32 को 8 के साथ भाग करो 4, 4 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आएगा। मतलब इतना हमें समझ में आ गया कि 4.5 माइनस जो ब्रैकेट वाला है वो है 20 जमा, अब यहां पर क्या करना है, 6 से भाग करना है, 6 से भाग करना है तो यहां पर क्या होगा, गुना 1/6 और वो 6 यहां चलाएगा। ये 12 है और नीचे 6 है तो ये 2 बार में काटेगा, तो प्लस हम करेंगे 2 बार में। ठीक है, 4.5 और 2 होता है 6.5, 20 में से 6.5 घटाओगे तो आएगा -13.5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं सवालों को भाई मेरे। तेजी तेजी में सवालों को करते रहेंगे तो मजा आते रहेगा। ठीक है, और सवाल हमारे जल्दी जल्दी बनते रहेंगे। शीट में सभी इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे मानो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर ये सवाल मैंने डाला है कि एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके कारण बाहर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने स्टूडेंट ने इस शीट का चढ़ावा 3 बार चढ़ा लिया ना, एग्जाम में उसको बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का ध्यान दो। बहुत बढ़िया जो है शीट आप लोगों को दी है, बस उसको बढ़िया से 3 बार लगा लेंगे। 5 इंटू 3 15, 16/15। देखो 5 3 15 और एक 16/5, 16 में से आपका 3 चला गया तो सीधा का सीधा लिखो 13/5। कितना लिखोगे, 13/5। ये डिवाइड है तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो। 8/5 का क्या हो जाएगा, उल्टा 5/8 हो जाएगा। ये तो ऊपर का डेटा आ गया, भाग करेंगे। ठीक है, अंदर वाले को हल करो। डिवाइड किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में, तो 1/5 किस में आ जाएगा, 5/1 में, यानी यहां से आ गया 5/7। ठीक है, यहां से आ गया कितना, 5/7। 6/7 में से 5/7 गया तो बोलोगे सर 2/7। ठीक है, कितना आ जाएगा सर, 2/7। फिर उसके बाद हमारा डिवाइड है तो डिवाइड लिख देंगे और यहां पर आ जाएगा हमारा 8/7। ठीक, अब डिवाइड है तो डिवाइड को किस में बदलोगे, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में और 2/7 बदल जाएगा 7/2 में। बन गया सवाल। 7 से आपका 7 खत्म, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से 5 खत्म यहाँ पे, तो बोलोगे सर 13 ठीक है, ये 8 इस 4 के साथ गुना होकर बना देगा 13/32। ऑप्शन नंबर। ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 5 3 15, 16/5 में से 3 गया 13/5 इंटू 5/8, यहाँ पर आ गया 8/7। ठीक है, और 5/7, 6 में से 5 गया 1/7। 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे, ये आ जाएगा आपका 5/7। 6/7 में से 5/7 जाएगा तो 1/7, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे 1/7 का उल्टा 7/1। ठीक है, 8/7 इंटू 7/1, 7 से हमारा 7 खत्म, 7 से हमारा 7 खत्म, तो उत्तर हमारा 13/64 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, सवाल को यहीं से हल कर लेना है। दोबारा से बता रहा हूं मैंने कैसे किया है। 5 इंटू 3 15, 16/5, 16/5 में से 3/5 चला गया तो हमारा आ गया सीधा 13/5। यहाँ पर भाग था तो भाग बदला है गुना में, 8/5 का उल्टा कर दिया तो वो 5/8 हो गया सीधा का सीधा। ठीक है, 7 एकम 7 एक, 8/7 को 8/7 लिखा है। अंदर की सभी चीजों को मैंने एक साथ हल कर लिया। डिवाइड था तो मल्टीप्लाई 5/7, 6/7 में से 5/7 गया तो 1/7। फिर यहाँ डिवाइड है तो 1/7, 7/1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/1 में। इतनी चीजें आपको माइंड में करते रहनी है। ये सब सवाल देखो CHSL में पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ कुछ ऐसे सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 12 दे जरा देखो, ऐसे सवाल आपको, ऐसे सवाल जो है, ये सवाल के लिए मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता सकता हूँ। ठीक है, और आपको ये ट्रिक जो है वो नोट करना अपने कॉपी में। ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में कंसेप्ट है। ठीक है, अब ऐसे सवाल में क्या होता है कि जब भी ऐसा सवाल दिया गया होता है तो कोई स्टूडेंट उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि यार ये अलजेब्रा के फॉर्मूला पर आधारित होगा। ठीक है, फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको डिजिटल सम से बनाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि सारे 4 और ऑप्शंस के जो है वो डिजिटल सम सेम है तो भैया कैसे बनाए।
ठीक है। तो आप यहाँ ना डिजिटल सम लगा सकते हो, ना ही आप इसको फॉर्मूले पे एस्टैब्लिश कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रख सकते हो, जरा देखो, ये अगर मानो इस संख्या को आप a मानते हो, ठीक है, तो ये a कितना हो गया, तो बोलोगे सर ऊपर हमारा बन रहा है a क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा प्लस, और इस संख्या को अगर मानो आप b मानते हो तो आप क्या बोलोगे, b कितना हो गया मेरे भाई, तो बोलोगे सर a क्यूब जमा b क्यूब हो गया, ठीक है। नीचे अगर देखोगे तो इसी संख्या से मिलता जुलता संख्या यहाँ पर है, बस दशमलव का अंतर है, 5.75 है और यहाँ 57.5 है, ठीक है। ये भी हमारा a इंटू देखो यहाँ पे, और नीचे क्या बनेगा, जैसे अगर मैं बात करूं इसी संख्या का यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, तो 57.5 अगर मान लो एक पल के लिए अगर ये 5.75 ही होता तो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जरा एक बार हम अपने फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं, समझेंगे मेरी बात को। हमें फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेट करके देता है। अगर जैसे मानो उसने सवाल आपको ऐसे दे दिया, कि 2 इंटू 2, ठीक है, जमा 3 इंटू 3 और भाग कराएगा आपको 2 जमा 3 ठीक है, माइनस 2 और ये आपसे पूछेगा ये वैल्यू कितनी है बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये a क्यूब है और ये प्लस b क्यूब है। अगर मानो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 को a मानते हैं तो ये फॉर्मूला बोलोगे ये हमारा हो जाएगा a क्यूब, फिर ये हमारा हो जाएगा प्लस b क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ab, ठीक है। जो आप a क्यूब प्लस b क्यूब को ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab के साथ भाग करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे a माइनस b बचेगा। तो जब आप यहाँ पर या इस फॉर्मूले को अगर तोड़ना चाहो तो ऊपर वाले को भी तोड़ सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब को तोड़ो जरा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब को तोड़ोगे तो बोलोगे a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे कितना है, तो बोलोगे सर नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ये हमारा पूरा का पूरा टर्म इसको काट देगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। a का मान 2 माना था, b का मान 3 माना था, तो 2 जमा 3 हमारा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको सेकेंडों में कैसे करते हैं, तो हम इसको ऐसे समझते कि देखो भाई ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब बना है और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये उसको काट देगा, a प्लस बी बनेगा 5। लेकिन आपका एग्जामिनर जानता है कि आप यहाँ पर थोड़ी होशियार हो, ठीक है, आपने यहाँ पर चालाकी कर दी, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं किया, आपने इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया। तो उसने क्या किया, अगली बार उसने यही सवाल दिया आपको, लेकिन उसने भी थोड़ी सी चालाकी कर दी, और उसने सवाल में चालाकी क्या कर दी पता है, उसने सवाल में यहाँ पर आपको इसको कह दिया कि नीचे वाली वैल्यू को देखो, नीचे वाले वैल्यू को उसने कैसे बदला। आपको समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो ही आप सवाल बना पाओगे। उसने नीचे वाले वैल्यू को ऐसा कर दिया कि आप जो है, ठीक है, थोड़ा सा बच के रहो। उसने 2 को कह दिया 0.2 है ये, इस 2 को उसने कह दिया 0.2 है, a स्क्वायर बना दिया, इसको इसने b स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे देखते चलो, ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर बना दिया और माइनस 0.2 इंटू 0.3 कर दिया। मतलब उसने ऊपर वाले की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ नहीं दी है, उसको 10 से भाग करके दिया है। उसको क्या किया मेरे भाई, ऊपर 10 से भाग कर दिया है। आपको भी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में सेट ही नहीं करना है। आपने कहा कि देख यार, इस संख्या में अगर हम बात करें तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस संख्या को 0.2 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे 0.2 को यहाँ पर सर इसको 2/10 लिखा जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको भी 2/10 लिखा जा सकता है। समझ में आया। 0.3 इंटू 0.3 को क्या लिखा जा सकता है, तो 0.3 इंटू 0.3 को 3/10 इंटू कितना लिखा जा सकता है, 3/10। फिर 0.2 इंटू 0.3 को क्या लिखा जा सकता है, तो 2/10 इंटू कितना हो जाएगा, 3/10। अब अगर बात करोगे तो 1/100
1/100 और 1/100 हमारा क्या हो गया, तो 1/100 1/100 1/100 हम हर किसी से निकाल सकते हैं। तो 1/100 अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो नीचे हमारा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा। और फिर वो बन जाएगा तो फिर वो उसको ऊपर को काटेगा तो ऊपर a प्लस बी बचेगा, यानी ऊपर हमारा आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 100। तो यही सवाल का आंसर 0.05 होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यहाँ से सीधा का सीधा इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं, आप सीधा का सीधा यहाँ पे इस कंक्लूजन में कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको सीधा का सीधा ट्रिक बताता हूँ। देखो, आप एक पल के लिए डेसिमल को भूल जाओ कि यहाँ 0.2 था, 0.3 था। आप बस समझो ये 2 था और 3 था। जब 2 होता और 3 होता तो आप इसको सॉल्व करते तो कितना आंसर आता, आपका आंसर 5 आता। आपके एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ पे, आपके एग्जामिनर ने 2 टर्म है, देखो प्लस के साथ कितने लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं। ठीक है, इस संख्या को भी 10 से भाग किया है, इस संख्या को भी 10 से भाग किया है, यानी हम कहें तो दोनों की दोनों संख्याएं 100 से भाग हुई हैं। तो लास्ट में आपका आंसर भी कितने से भाग हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा। समझे मेरी बात को, समझे या नहीं समझे। जैसे मानिए अगर आपका अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा होता और आपका अगला क्वेश्चन में कहता 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइड में उसने ऐसा कह दिया होता 0.02 इंटू 0.02 प्लस 0.03 इंटू 0.03, ठीक है, माइनस 0.02 इंटू 0.03। अब मान लो उसने ऐसा कह दिया होता, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूं कि देखो ऊपर 2 है और 3 है, यहाँ भी 2 है और 3 है। हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या देता है, a प्लस बी देता है। यानी ऊपर a प्लस बी यानी 2 जमा 3 कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन वो तब आएगा ना जब नीचे 2 2 2 रहेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन क्या नीचे 2 2 है, नहीं, इस 2 को 100 के साथ भाग किया है और इस 2 को भी 100 के साथ भाग किया है। और यहाँ प्लस के साथ कितने टर्म जुड़े हैं, 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, हर जगह 2 ही 2 टर्म है। तो हम बोलेंगे देखो एक टर्म को 100 के साथ भाग किया तो इसको भी 100 के साथ करो, और दूसरे को 100 के साथ भाग किया तो इसको भी 100 के साथ करो। यानी तुम्हारा आंसर 5 था और यहाँ 2 जीरो इसके वजह से, 2 जीरो इसके वजह से, यानी आंसर आएगा 0.0005। दिस इज द करेक्ट आंसर। ना ज्यादा माथा लगाया ना ज्यादा दिमाग लगाया, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इतना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। एक मिनट, हम लोगों ने गलती कर दी है, 1 मिनट माफ करेंगे यहाँ पे। ये जो 1/100 है ना, 1 मिनट, छोटा सा गलती हो गया, 1 मिनट रुक जाओ यहाँ पे। छोटा सा गलती हो गया, छोटा सा गलती क्या हो गया वो देखो। जैसे मानो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 था, ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा बता गया, यहाँ पे समझना मेरी बात को। छोटा सा गलती क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 आप इसको सेम तरीके से लिखो, प्लस 3 इंटू 3 भी आप इसको लिखो यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 3 लिखो। ये नीचे 100 है ना तो वो ऊपर चला जाएगा, माफ करना, ये ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू आपका यहाँ पर 1/100 आपने कॉमन लिया है ना, तो ये 1/100 का 100 ऊपर चला जाएगा। यानी अगर आपका इसके वजह से आंसर 5 आ रहा था तो उसमें 100 का गुना लग जाएगा, यानी आपका आंसर 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा सीख सकते हैं, देखो मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, आप समझो, ठीक है। ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ पर समझो। अगर मानो मैं सवाल को दोबारा से लिखता हूँ, आप और आसानी से समझ पाओगे। देखो सवाल अगर मानो मेरा ऐसा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइड किया गया है 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.2 इंटू 0.3। मान लो कि मेरा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मुझे हल करना है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि 2 और 3 पर ये डेटा सेटअप है। अगर 2 और 3 पर सेटअप होता तो a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या देता, a प्लस बी देता। a प्लस बी का मतलब कितना होता, 2 जमा 3 5 होता। बस यहाँ पर बात खत्म। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, तो आपको यहाँ उल्टा कहानी चलना है। आपको कहानी ऐसे चलना है कि देखो अगर नीचे से दशमलव हटाते हो तो वो 0 ऊपर देता है। आप ऐसे समझो कि अगर इसका दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे 10 आएगा और वो 10 कहाँ जाएगा, तो वो 10 ऊपर जाएगा। तो बस वही काम करना है। इसका दशमलव हटाओगे तो 10 आएगा, इसका दशमलव हटाओगे तो 10 आएगा, यानी ऊपर वाली संख्या 100 के साथ गुना होगी तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। ठीक है, हमें किसी भी प्लस के साथ, यहां भी 2 टर्म है, यहां भी 2 टर्म है, यहां भी 2 टर्म है,
तो हमने ऐसा कहा इसका दशमलव हटाने पे 10 आएगा, इसका दशमलव हटाने पे 10 आएगा, यानी आंसर 5 × 100 होगा। उसी तरीके से जैसे ये सवाल था, तो ये सवाल में मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये 2 और 3 के डेटा पे सेटअप होता तो 2 + 3 हमारा आंसर कितना आता, 5 आता। इसके दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर हमें 4 जीरो मिलेंगे और हमारा आंसर 50,000 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो हमारे पेपर में ऐसे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सारे के सारे सेम सेटअप पे होते हैं, कोई भी अलग सेटअप पे नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसको a मानते हैं तो ये a³ हो गया, इसको b मानते हैं तो b³ हो गया, तो a³ + b³ डिवाइडेड बाई a² + b² माइनस ab। तो a³ + b³ को जब आप a² + b² माइनस ab से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, a + b मिलता है। मैंने कहा दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव क्या है, आप जरा इनको जोड़ो। ठीक है, आप जरा इनको जोड़ो कि इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो बात ऐसी है कि 5.75 में जब 3.25 को जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 कितना आएगा ऊपर, तो बोलोगे सर ऊपर हमारा 9 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ऊपर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर ऊपर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब या तो आप इसके बराबर इसको बना लो या इसके बराबर इसको बना लो। तो मैंने कहा नहीं, आप इसके बराबर सेकंड वाले को नीचे वाले को कन्वर्ट करो। जैसे 2 था तो हम नीचे वाले को भी 2 बना रहे थे, ऊपर 3 था तो नीचे वाले को भी 3। अब नीचे वाले को मुझे इसके बराबर बनाना है तो एक संख्या को मुझे 10 से भाग करना पड़ेगा, तभी ये दशमलव घसक के यहाँ से आ जाएगा। अगर एक संख्या को 10 से भाग करना है तो यहाँ पर कितनी संख्या है, एक इसके पास है और एक इसके पास है, यानी 2 संख्याएं हैं, तो मुझे यहाँ पर 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 9/100 यानी 0.09 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया मेरी बात आपको? क्या क्वेश्चन नंबर 12 आप समझ पाए, बताओ। ठीक है, हमें क्या कहना है, हमें मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर यहाँ 2 है तो नीचे वाले को भी हम उसी तरीके से बनाते थे। अब बहुत बार आपका एग्जामिनर क्या करेगा कि ऊपर छोटी संख्या देगा, नीचे बड़ी संख्या दे देगा, तो बड़ी संख्या को हम भाग करके छोटी संख्या बना देंगे। उसी तरीके से यहाँ ऊपर छोटी दिया गया है, नीचे बड़ी दिया गया है, तो बड़ी वाली को भाग कर दो, क्या परेशानी है। तो भाग करोगे तो देखो 5.75 है और 57.5 है। 57.5 को 10 से भाग करोगे तो 5.7, यानी हमने नीचे से 10 का भाग लगाना है। एक संख्या में 10 का भाग, तो यहाँ पर इसमें जो है 2 संख्याएं हैं तो 100 का भाग लगाएंगे तो 9/100 हमारा आंसर कितना होगा, 0.09 होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर आप जरा 2-3 सवाल को देखो अच्छे तरीके से तो आपको क्लियर होगा। जैसे मानो आप एक और सवाल देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 को देखो, सेम कंसेप्ट पर आधारित है, कोई परेशानी नहीं है, सेम हमारा आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। देखो हमारा आंसर यहाँ a³ है + b³। भाई मेरे ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए पेपर में कर सकते हो अगर लॉजिक पता होगा तो। a³ + b³ डिवाइडेड बाई a² + b² माइनस ab। तो बोलोगे सर a³ + b³ क्या होगा, ठीक है, और a² b² ab से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, a + b देगा। ऊपर कितना देगा, a + b देगा। तो a + b जरा इनको ऐड करो, 63.5 में 36.5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। यानी ऊपर बोलोगे सर कि ऊपर इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 100 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर बड़ी कौन है, तो बड़ी ऊपर वाली संख्या है, इसके बराबर मुझे इसको बनाना है। अगर मुझे इसको बनाना है किसके बराबर, ऊपर वाले के, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए अलग से क्या चाहिए, ठीक है, मुझे इसके लिए जो है मैं ऐसा कह सकता हूं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, इसमें हमने 10 का गुना लगाया है तो ये बना है। उसी तरीके से इसमें कितने का गुना लगाया है, 10 का गुना लगाया है तो ये बना है, यानी 10 × 10 कितना हो गया, 100। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखते चलो, आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आपको कंपेयर करना होता है और कुछ नहीं। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरा 100 आ गया। उसके बाद मैंने ऐसे कहा, जैसे मानो कि इसका ये 10 गुना है, यानी मुझे इसके लिए 10 गुना चाहिए, मुझे इसके लिए भी 10 से चाहिए। तो ऊपर नीचे अगर मैं 100 और 100 से भाग करता हूं तो नीचे वाला 100 में एक 10 इसको खप जाएगा, एक 10 इसके लिए चला जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा और वही हमारा आंसर कर देगा 10,000।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि यार नीचे वाले को कितने से गुना करे कि ये मिल जाए। इसको 10 के साथ गुना करेंगे तो 63.5, इसको 10 के साथ गुना करेंगे तो ये एक 10 इसके लिए, एक 10 इसके लिए, ये दोनों के लिए एक एक 10 यानी 100 से हमें अपने आंसर को गुना करना पड़ेगा। जैसे पीछे वाले सवाल में आप देखो एक बार, तो पीछे वाले सवाल में आपको क्या करना था, आपको इसको 10 से भाग करना था तो ये मिला, और 10 से भाग करना था तो ये मिला। तो एक 10 से भाग इसके लिए लगाएंगे, एक 10 से भाग इसके लिए लगाएंगे, यानी 100 से भाग लगाएंगे तो 100 से आंसर आएगा। या तो गुना करना पड़ सकता है, नहीं तो भाग करेंगे तो भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो गुना लगाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। एक और क्वेश्चन जरा देखो, आपके सेम तरीके से पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग कराता हूं सेम तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56 सीपीओ में पूछा गया है, जरा देखो एक बार, ठीक है। सेम बोला गया है। अब यहां पर देखो तो बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किस में टूटेगा तो ए प्लस बी में। 675 में 325 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो इसका 10 गुना यहाँ पर ये है और इसी का 10 गुना यहाँ पर ये है। एक 10 इसके लिए, एक 10 इसके लिए, तो यानी कितना गुना, तो 100 गुना। तो यहाँ पर 3 जीरो ऑलरेडी है, 2 और जीरो आ गया तो कितना आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल सिर्फ यहाँ प्री में नहीं, ये सवाल आपके मेंस में भी आए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और मेंस में भी आए हैं तो भी आपका लॉजिक जो रहना चाहिए वो सेम ही रहना चाहिए। लॉजिक में कोई बदलाव नहीं होगा किसी भी सूरत हाल में। लॉजिक में बदलाव करेंगे तो लपेटे में आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। लपेटे में नहीं आना है, ठीक है। लपेटे में जो है वो नहीं आना है। चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर जरा 46 देखो एक बार। 46 भी क्या है, तो 46 भी आपका सेम टाइप पे है। आपको 46 में और आसान कर दिया गया है। 46 का सवाल देखिए, कहा गया 18.43 इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 और भाग करना 11.86 के साथ। अब ये में अगर देखोगे तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि एक पल के लिए इस डेटा को क्या मान लो, ए मान लो, और एक पल के लिए इस डेटा को क्या मान लो, बी मान लो। तो बोलोगे ए इंटू ए क्या है सर, तो ए इंटू ए बोलोगे सर ऊपर ए स्क्वायर है। बी इंटू बी क्या है, तो बोलोगे सर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर जो 11.86 है ये पता है क्या है आपको, ये आपको a माइनस बी है। 13 में से 7 गया तो देखो 6 आ रहा है, 13 में से 5 गया तो 8 आ रहा है, 17 में से 6 गया तो 1 आ रहा है और 1 का 1, यानी नीचे अगर आप देखोगे तो a माइनस बी है। जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी के साथ भाग करोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा कि नहीं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। और नीचे कितना है मेरे भाई, तो a माइनस बी है। ये इसको पूरा का पूरा काट देगा तो a प्लस बी। a के स्थान पे आपने क्या माना था, 18.43। b के स्थान पे क्या माना था, 6.57। 18 और 6 हो जाएगा 24 और 43 और 57 1 हो जाएगा 24 जमा 1 25 आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कहाँ पेन उठाया हमने, सवाल को सॉल्व किया नहीं किया। और अगर आपको समझाने में इतना वक्त लगा नहीं तो सवाल को 1 सेकंड में किया जा सकता था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी देगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ो, हमारा आंसर आ गया 25। तो ये हम तब कर पाएंगे जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी, जब बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे परीक्षा में। और ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके शीट में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 81 तक आप कर लेंगे। 81 के बाद से मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा 82, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए आपका जो होमवर्क है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 तक है। 81 तक जितने तरह के सवाल हैं उनकी कहीं ना कहीं कैटेगरी हमने करवा दी है। अब 81 के बाद जो ये सभी इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, यहाँ पर जैसे ये इसके अंदर एक ट्रिक लगता है, वो ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे बार वाले क्वेश्चन आ गए, ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया, सीरीज का मैं आपको प्रॉपर तरीके से ट्रिक बताऊंगा क्या है। ये बार वाले क्वेश्चन हो गए जिनको देखते 1 सेकंड में टिक किया जा सकता है कि मेरे भाई इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिना सॉल्व किए इसको टिक कर सकते हो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये सभी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, लेकिन अभी आपको जो काम करना है वो क्या करना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 81 तक पूरा का पूरा बना के लेके आना है, ठीक है। चलो, जिन्हें कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है। दोबारा तिबारा बार बार देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।